जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी सी इस एसएससी सीएचएसएल +2 जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके लिए जीके का मॉक टेस्ट। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आपके इस मॉक टेस्ट में 25 प्रश्न मैं लेके आया हूँ और 25 प्रश्न बहुत उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो ये मॉक टेस्ट है इसमें आपके अब 25 क्वेश्चन है और क्वेश्चन 26 से लेके 50 तक इसमें प्रश्न शामिल किए गए हैं। जीके के प्रश्न बहुत उत्कृष्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन संख्या 26, क्या कहा गया है? बाबर ने किस युद्ध में तोप और गोले बारूद का पहली बार प्रयोग किया था? दोस्तों भारत में सबसे पहला ये केस था कि जब भारत में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया। तो तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। कौन से युद्ध में किया था दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने सबसे पहली बार भारत में तोप खाने का प्रयोग किया था और ये युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 में इसमें इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसको बाबर की सेना ने हरा दिया था और इब्राहिम लोदी की हार के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और दिल्ली सल्तनत के बाद एक नया वंश भारत में स्थापित हुआ जिसका नाम था मुगल वंश। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? वो क्या था आपका? बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी की सेना को हरा दिया था। क्लियर हुआ दोस्तों? ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बाबर की बात करूँ, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। बाबरनामा या तुजू के बाबरी भी इसे कहा जाता है। इसकी भाषा बहुत आती है एग्जाम में, तो कभी क्वेश्चन आए कि बाबरनामा किसने लिखी है, तो बाबर ने। कौन सी भाषा में? दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी गई है। आप याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। और दोस्तों बाबर जो है ना, बाबर को जो मकबरा है वो कहाँ पर है? दोस्तों बाबर का मकबरा दो जगह पर है। जब इसकी शुरू में डेथ हुई तो इसको आगरा में दफनाया गया और उसके बाद में बाबर की बॉडी को निकाल के कहाँ पर दफनाया गया था? काबुल में। तो बाबर का मकबरा काबुल में है और पहले आगरा में था। ठीक है। बाबर का असली नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये भी आप याद रखिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 27, क्या कहा गया? स्वतंत्रता के दौरान भारत में सर्वप्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारत में सबसे पहली बार जो अस्थायी सरकार बनी वो राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में बनी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में बनी सबसे पहली अस्थायी सरकार। और ये कहाँ पे बनी थी? दोस्तों ये अफगानिस्तान में बनी थी, काबुल में। राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में भारत की आज़ादी के लिए पहली अस्थायी सरकार बनाई थी। तो ये आप याद रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप, अफगानिस्तान। क्लियर है दोस्तों? अच्छा दोस्तों इनके नाम पर ना अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बन रही है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी। ये कहाँ बन रही है आपकी? तो अलीगढ़ में बन रही है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनकी जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को, और 23 जनवरी को भारत में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में पराक्रम दिवस किसकी जयंती होती है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, पराक्रम दिवस। क्लियर है दोस्तों? अच्छा इनकी कोई आत्मकथा है? हाँ, सुभाष चंद्र बोस की एक आत्मकथा भी है जिसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल जो आत्मकथा है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है, इंडियन स्ट्रगल। ये भी आप याद रखें। और इन्होंने 1939 में कांग्रेस के भीतर ही एक दल बनाया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो कभी क्वेश्चन आए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई है, 1939 में की गई है। ये भी आप याद रखिएगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनके नाम पर एक हवाई अड्डा भी है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस शहर में है? दोस्तों कलकत्ता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कलकत्ता में है। और इनके नाम पर एक खेल संस्थान भी है, नेताजी खेल संस्थान राष्ट्र। ये कहाँ पर आपका? पटियाला में। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पर है? पटियाला में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? कलकत्ता में। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पे लिखा गया दोस्तों लाला हरदयाल। अगर आपसे पूछा जाए कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक में एक है आपके लाला हरदयाल। और गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में की गई थी। इसका मुख्यालय बहुत आता है एग्जाम में, गदर पार्टी का सैन फ्रांसिस्को में था।
गदर पार्टी का मुख्यालय किस शहर में था दोस्तों? तो सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर? तो आपसे पूछा गया था कि सबसे पहली अस्थायी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? तो राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में बनी थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 28 क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? दोस्तों, ये 1 वर्ष के लिए भारत का गवर्नर जनरल बना और 1 वर्ष के काल में ही जो प्रेस पर लगे हुए प्रतिबंध थे इसने हटा दिए। इस कारण इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मैटकॉफ ये कब से कब तक था? तो 1835 से लेकर 1836 तक। 1835 से लेकर 1836 तक भारत का गवर्नर जनरल था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक वो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था बेंटिक के टाइम में। और लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा का अंत भी करवाया था। सती प्रथा का अंत भी करवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। सती प्रथा का अंत किसने करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करवाया था। क्लियर? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका प्रेस। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? दोस्तों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो माना गया वो प्रेस को ही माना जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, चौथा पिलर वो किसको माना गया है? तो वो प्रेस को ही माना जाता है, आप याद रखिएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? तो दोस्तों, वायुमंडल का कौन सा भाग है जहाँ पे जल वाष्प की 90% मात्रा पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जो जल वाष्प है उसकी कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सबसे निचली परत मतलब सबसे नीचे कौन सी परत है? क्षोभ मंडल। आपसे पूछा जाए कि बारिश की घटना कहाँ दिखाई देती है? वर्षा, बादल, मौसम संबंधी परिवर्तन जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? दोस्तों, वर्षा, बादल और मौसम संबंधी परिवर्तन ये सब आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। आंधी कहाँ चलती है? तो क्षोभ मंडल में चलती है। और इस मंडल को हम क्या बोलते हैं? दोस्तों, इस मंडल को हम संवहनीय मंडल भी बोलते हैं। और कभी क्वेश्चन आए कि वायुमंडल की कौन सी परत है जिसको संवहनीय मंडल भी कहा जाता है? दोस्तों, संवहनीय मंडल कहा जाता है आपका क्षोभ मंडल को। तो वायुमंडल में क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है समताप मंडल। अगर क्वेश्चन कभी आए कि ओजोन परत ये कहाँ पर मिलती है? दोस्तों, ओजोन परत समताप मंडल में मिलती है। साथ साथ जो जेट प्लेन है, जो जेट विमान है वो कहाँ पर उड़ते हैं? दोस्तों, जेट विमान भी समताप मंडल में उड़ते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि जलवाष्प का जो है वो 90% भाग ये क्षोभ मंडल में मिलेगा। क्लियर दोस्तों? अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी मिलती है? तो 78% गैस मिलती है जिसका नाम है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, 78%। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? दोस्तों, सवाना घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, ट्रॉपिकल होते हैं और ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इनके लिए कौन सी दशाएं आवश्यक मानी जाती हैं? तो दोस्तों, सवाना के लिए जो दशाएं आवश्यक हैं ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो ये इसके ऑप्शन हैं दोस्तों। सवाना के लिए हम बात करें तो सवाना घास के मैदानों की वृद्धि के लिए लंबी शुष्क ऋतु वाली जो उष्ण जलवायु है वो आदर्श मानी जाती है। तो इसमें क्या होगा? शुष्क ऋतु वाली उष्ण आर्द्र जलवायु शुष्क मानी जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो, सवाना के घास उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं तो उष्ण जलवायु तो चाहिए, शुष्क चाहिए, वर्षा नहीं चाहिए कि इतना। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, लंबी शुष्क ऋतु वाली उष्णार्द्र जलवायु इसके लिए अच्छी मानी जाती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? प्रशांत महासागर में। पृथ्वी के 70% से 80% ज्वालामुखी वो आपको प्रशांत महासागर में मिलेंगे। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये आप पूरा मैप देख सकते हैं। ये जो लाल रंग की लाइन है ये क्या है दोस्तों? ये है आपकी रिंग्स ऑफ फायर। ये पैसिफिक ओशियन में ही एक मतलब सीरीज है
और यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो पाए जाते हैं। तो पैसिफिक ओशियन में रिंग्स ऑफ फायर है और यहाँ पे ज्वालामुखी के जो श्रृंखला है वो पाई जाती है। तो ये आप याद रखिएगा कि रिंग्स ऑफ फायर क्या है, प्रशांत महासागर में सक्रिय ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है जहाँ पे दुनिया के 70% से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये पैसिफिक ओशियन में है। तो आपसे यही पूछा गया था कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ मिलेंगे, तो पैसिफिक ओशियन में रिंग्स ऑफ फायर में मिलेंगे। क्लियर हुआ? चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, प्रशांत महासागर में सक्रिय ज्वालामुखी मिलेंगे। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो 54 देश हैं और ये अफ्रीका महाद्वीप में। कभी क्वेश्चन आए कि हमारे पृथ्वी पे या हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा देश कौन से महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है पृथ्वी। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस कब होता है, तो 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस में से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों मैं कर्क रेखा की बात करूँ तो भारत के 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें आपके गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, और एक बचा कौन सा आपका, झारखंड। तो 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमसे पूछा कि किस एक में से गुजरती है, तो झारखंड से गुजरती है। दोस्तों झारखंड से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। और कर्क रेखा की मैं बात करूं दोस्तों, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में आती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में आती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा को एक नदी 2 बार काटती है, जिसका नाम है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, कर्क रेखा में से कितने देशों से गुजरती है, तो दोस्तों कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है दुनिया के। ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा झारखंड की बात करें दोस्तों, झारखंड का स्थापना कब हुई है, तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई है। झारखंड का एक त्यौहार बड़ा पूछा जाता है आजकल एग्जाम में, वो है आपका सरहुल। तो सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, दोस्तों सरहुल उत्सव मनाया जाता है झारखंड में। ये भी आप याद रखिएगा, झारखंड का उत्सव है सरहुल। और झारखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं, सॉरी एक है, वो है उसका पलामू। तो कभी क्वेश्चन आए कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, दोस्तों पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। और एक बेतला नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों, बेतला नेशनल पार्क आपका झारखंड में है। तो पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। और झारखंड में ना एक आपको याद रखना है, झरिया एक कोयले की खदान है और ये झारखंड में ही है। तो झरिया कोयले की खदान झारखंड में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड का एक डांस भी है जिसका नाम है दुमकच कहाँ का डांस है दोस्तों, दुमकच डांस झारखंड का है। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। फिर क्वेश्चन है आपका, विधानसभा सदस्य हेतु चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों यदि विधानसभा का सदस्य किसी व्यक्ति को बनना है तो उसकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा। और लोकसभा की पूछेगा तो लोकसभा की भी 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आप याद रखें। राज्यसभा की अगर पूछा जाए दोस्तों, राज्यसभा और विधान परिषद दोनों के लिए 30 वर्ष है, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये इन दोनों के लिए 30 वर्ष चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष और राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य बनना है तो 18 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये आप याद रखिएगा। क्लियर, तो आपसे पूछा गया था कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। दोस्तों किसी राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अपवाद को छोड़कर कम से कम 60 सीटें हो सकती हैं और अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं। तो ये आप याद रखना, कम से कम 60 और अधिकतम 500, अपवाद को छोड़कर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। साधारण विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है। दोस्तों साधारण विधेयक को किस सदन में पेश किया जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, साधारण विधेयक को आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे आप लोकसभा में लेके आएँ, चाहे आप राज्यसभा में लेके आएँ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
साधारण विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पेश किया जा सकता है, लेकिन उसे दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। ठीक है, दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो साधारण विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि वित्त विधेयक या धन विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? ये तो साधारण विधेयक है, एक मनी बिल होता है आपका। तो धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में लिखी गई है, आर्टिकल 110 में लिखी गई है, ये आप याद रखना। ठीक है, चलिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया लोकसभा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीबी मावलंकर। अगर क्वेश्चन आए कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 35, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जज यदि बनना है तो इसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए? दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं किया गया है। तो इस संदर्भ में संविधान मौन है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इतने वर्ष का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। हाँ, सेवानिवृत्ति की आयु ये है कि 65 साल की आयु में वो सेवानिवृत्त हो जाएगा, उसको रिटायरमेंट दे दी जाएगी, ये आप याद रखिएगा। ये सेवानिवृत्ति की आयु है, सेवा समाप्त जो होगी वो 65 वर्ष की आयु में होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कम से कम आयु कितनी है, तो कोई क्राइटेरिया इसका नहीं है। दोस्तों, मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत का सुप्रीम कोर्ट कब बना था दोस्तों? 28 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट बना था। 28 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट बना, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें कितने जज हैं? दोस्तों, आज के टाइम में हमारे सुप्रीम कोर्ट में 1+33 जज हैं। 1+33, एक मुख्य न्यायाधीश है, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। भारत में अभी जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है, इनका नाम क्या है? DY चंद्रचूड़। हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? DY चंद्रचूड़ है, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में गरीबी रेखा को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? तो दोस्तों, गरीबी रेखा को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो क्या है? तो आपको याद रखना है, गरीबी रेखा को सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करती है। प्रति व्यक्ति आय गरीबी रेखा को प्रभावित करती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में प्रति व्यक्ति आय का जो सबसे पहली गणना थी वो किसने की थी? तो दादा भाई नेहरूजी ने। दादा भाई नेहरूजी जो कि एक पारसी थे, पारसी व्यापारी थे, तो इन्होंने भारत में सबसे पहली बार प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया था 1867 में। और उस दौरान इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? तो दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय बताई थी 20 रुपये। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रति व्यक्ति आय इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समस्त मांग किसका योगफल है? दोस्तों, समस्त मांग किसका योग है, ये हमें बताना है। सही जवाब होगा दोस्तों, समस्त मांग उपभोग व उत्पादन का योग है। उपभोग व उत्पादन का योग है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का योग है, ये भी आप याद रखिएगा। मतलब सॉरी, डिमांड नहीं, कंज्यूम और प्रोडक्शन, कंज्यूम और प्रोडक्शन, उत्पादन और उपभोग दोनों का योग मांग कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पुनः रिचार्ज किए जा सकने वाले सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? कोई भी ऐसी बैटरी जिसको आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है, आप उसको बार बार रिचार्ज मतलब चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? दोस्तों, इसमें होगी आपकी रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रासायनिक ऊर्जा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऊर्जा है इसका सूत्र क्या है? दोस्तों, ऊर्जा का मतलब मात्रक वो होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी आप याद रखना। ऊर्जा को कभी खत्म नहीं कर सकते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गतिज ऊर्जा का समीकरण पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो गतिज ऊर्जा का समीकरण 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का समीकरण 1/2 mv² होता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 39, क्या कहा गया? 39, लंबी कूद लगाने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले दौड़ता है, क्योंकि? दोस्तों, लंबी कूद लगाने वाला खिलाड़ी कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा, लंबी कूद लगाने से पहले
इसलिए दौड़ता है ताकि उसका संवेग बन जाए। जब संवेग बनेगा तो जितनी मतलब उसकी स्पीड होगी उतनी तेज़ वो आगे भागेगा और उतनी ही लंबी छलांग लगाएगा। तो वह संवेग संरक्षण को प्राप्त करने के लिए दूर से भागता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, संवेग संरक्षण। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि जो तोप होती है, तोप से गोला छूटने के बाद पीछे को झटका लगता है, गोला इधर गया, झटका पीछे की ओर लगेगा, तो क्या कारण है? तो आपको याद रखना है कि संवेग संरक्षण का ही काम होता है। जब तोप से गोला छूटता है या बंदूक से गोली छूटती है तो पीछे को झटका लगता है, वो संवेग संरक्षण का उदाहरण होता है। याद रखना दोस्तों, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया बल। अगर आपसे पूछे कि बल किस प्रकार की राशि है, दोस्तों बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, ये भी आप याद रखना। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? दोस्तों क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं है? तो क्लोरोफिल में हाइड्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम, लेकिन कैल्शियम नहीं होता। तो कैल्शियम ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्लोरोफिल जो होता है ये पौधों की हरी पत्तियों में पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है। इसी के कारण पौधों की पत्तियां जो होती हैं हरी होती हैं। ये भी आप याद रखना कि पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और इसी के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्लियर। और इसका परमाणु क्रमांक कितना? 1। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कार्बन। कार्बन का जो संकेत है C है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपसे पूछा गया था क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल? तो दोस्तों कौन सा होगा? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ट्राइग्लिसराइड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ट्राइग्लिसराइड को सर्वाधिक उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और इसकी संतुलित मात्रा कितनी होती है? इसकी संतुलित मात्रा 150 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। ग्राम प्रति डेसीलीटर, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। अच्छा, यह किसको प्रभावित करती है? दोस्तों थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, तो ये प्रभावित करती है आपके ब्लड को। आपके ब्लड को इसमें क्या होता है दोस्तों, आरबीसी का बनना बंद हो जाता है। जो हमारा ब्लड होता है उसमें आरबीसी बननी बंद हो जाती हैं, और जब आरबीसी बननी बंद हो जाएंगी तो इसमें ब्लड की कमी हो जाएगी, और ब्लड की कमी होगी तो आपको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो इस रोग में इलाज ना मिलने के कारण जो होता है वो मृत्यु भी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज है और ये हमारे मेनली खून से होता है। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया रक्त। अगर आपसे पूछे हमारे खून का पीएच मान कितना होता है, तो हमारे खून का पीएच मान होता है 7.4। मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक होता है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्लियर, याद रखना इसके बारे में। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो रुधिर है ना, इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? इसको दूसरी जगह लिखें, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, तो आप इसको याद रखिएगा। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। तो आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका ब्रक यानी कि किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन होती है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे आप अगर आपसे पूछा जाए कि मानव का जो मतलब किडनी है ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी करती है और इसका आकार सैम के बीज के समान होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि मानव का कौन सा अंग है जिसका आकार सैम के बीज के समान है? तो किडनी होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका हृदय। मानव का हृदय कितने चैम्बर में विभक्त होता है? दोस्तों मानव का हृदय 4 चैम्बर में विभक्त होता है। 4 कक्ष होते हैं इसमें। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है, ठीक है। और एक धड़कन बनने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है।
एक धड़कन बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है हृदय में, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगर आपको हृदय की गतिविधि जांच करनी है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ईसीजी का प्रयोग करेंगे। तो ईसीजी किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हमारे हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? वह कौन सा नोड है जिसे हमारे हृदय का पेसमेकर कहा जाता है? ये हमें कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। क्लियर। थैलेसीमिया रुधिर की बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एस्पिरिन क्या है? दोस्तों, एस्पिरिन एक प्रकार की दर्द निवारक दवाई होती है, ठीक है, और इसका केमिकल नाम क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ये एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। URL क्या है? दोस्तों, URL इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा पहले, वो है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और इसे एड्रेस भी कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एड्रेस। तो आपसे पूछा गया है कि क्या होता है दोस्तों जो URL है ना, किसी डॉक्यूमेंट या पेज पर www पर एड्रेस होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। www पर एड्रेस होता है URL। दोस्तों, www की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आता था एग्जाम में, टिम बर्नर्स ली ने की थी। टिम बर्नर्स ली ने www की खोज की थी, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। तो URL ये एक प्रकार का एड्रेस होता है, और जहां www पर इसको नोटिफाई कर देते हैं। क्लियर। तो टिम बर्नर्स ली ने इसको बनाया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका कंप्यूटर। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना गया है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 45। क्या कहा गया? ध्रुव, पूर्णिमा और कामिनी क्या हैं? ध्रुव, पूर्णिमा और कामिनी क्या हैं? दोस्तों, ये भारत के परमाणु रिएक्टर के नाम है। परमाणु रिएक्टर के नाम है ध्रुव, कामिनी और पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो दोस्तों, आपको याद रखना, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है ये था आपका अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, जो ट्राम्बे में लगाया गया था, मुंबई में। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो वो है आपका अप्सरा। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत के परमाणु रिएक्टर है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया तारा। देखो, सूर्य भी एक तारा है, और भी मतलब तारे हैं हमारे ब्रह्मांड में। अगर आपसे पूछे कि तारों में ऊर्जा जो बनती है, इसका कारण क्या है? तो तारों की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा गरीबों व निराश्रितों को रियायती भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ योजना की शुरुआत की गई थी? दोस्तों, माँ योजना जो शुरू की गई वो किस राज्य की योजना है? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है माँ योजना। माँ योजना पश्चिम बंगाल सरकार की योजना, ये भी आप याद रखें। इसमें क्या होता है कि गरीब लोगों को 5 रुपये में दाल, चावल, एक सब्जी, अंडे की सब्जी मिलेगी, और 15 रुपये में मतलब 15 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से सरकार सब्सिडी देती है। पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल का एक डांस याद रखिएगा, बाउल। बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों, बाउल नृत्य किया जाता है पश्चिम बंगाल में, ये भी आप याद रखें। एक गंभीरा डांस भी होता है यहीं पे, गंभीरा डांस, ये भी आप याद रखिए, गंभीरा नृत्य है। इसके साथ साथ आपको कीर्तन नृत्य भी याद रखना है। कीर्तन नृत्य कहाँ का है? तो कीर्तन भी आपका पश्चिम बंगाल का नृत्य है। ठीक है, बाउल, गंभीरा, कीर्तन, और एक आपका लाठी, लाठी डांस भी किया जाता है, और एक आपका है आपका वृता, वृता डांस भी पश्चिम बंगाल का ही डांस है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का नया साल क्या कहलाता है? पोइला वैशाख। पोइला वैशाख ये पश्चिम बंगाल का नया साल है। और पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं। पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से हैं आप बताओ? पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व कौन से हैं? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2 टाइगर रिजर्व हैं। एक है आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा, बुक्सा टाइगर रिजर्व, और एक है आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन तो डेल्टा भी है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। तो पश्चिम बंगाल की योजना है माँ योजना, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप ये किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, हॉकी।
हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप? मलेशिया में आयोजित होता है हर साल। ये भी आप याद रखना कि सुल्तान अजलान शाह कप किस देश में खेला जाता है, तो मलेशिया में। क्लियर। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? हॉकी मैच की अवधि होती है आपकी 60 मिनट। 60 मिनट का मैच होता है हॉकी में, ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन कभी आए। और हॉकी की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों हॉकी की लंबाई 105 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हॉकी की लंबाई 105 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी आप याद रखें। क्लियर। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका फुटबॉल। फुटबॉल के मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट की होती है। मैच की अवधि 90 मिनट की होती है फुटबॉल में। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 11, और हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर। बैडमिंटन, दोस्तों बैडमिंटन जो है ये इसमें एक या दो ही खिलाड़ी होते हैं, ये भी आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? दोस्तों जापानी कला इकेबाना एक फूलों की पेंटिंग होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों बात जापान की हो रही है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। और टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। कभी क्वेश्चन आए कि जापान की राजधानी टोक्यो ये कौन से द्वीप पर विद्यमान है, तो ये आपका होन्शु द्वीप पर स्थित है। याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है। और आपसे पूछेगा दोस्तों जापान की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है, येन। और जापान की संसद का नाम क्या है? दोस्तों जापान की संसद का नाम है डायट। जापान की संसद का नाम है डायट, ये भी आप याद रखिएगा। और जापान का नया साल क्या है? जापान का नया साल है सोगात्सु। जापान का नया साल क्या है? सोगात्सु जापान का नया साल है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। और जापान का दूसरा नाम क्या है? निप्पन। जापान को निप्पन भी कहा जाता है। निप्पन का मतलब होता है उगते सूर्य की भूमि। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत के किस राज्य को उगते सूर्य की भूमि कहा गया है? जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय आपको मिलेगा रोम में। ऑप्शन बी, रोम में है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास का मुख्यालय। इटली में है और 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, 1976। ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ओपेक का मुख्यालय वियना में है, ये भी आप याद रखना। जेनेवा में तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जेनेवा में है। बहुत सारे मुख्यालय जेनेवा में मिलेंगे आपको, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा मैड्रिड से ना एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हमें बताना होता है। तो इसका जवाब होगा मैड्रिड में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रंगाजी मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों रंगाजी मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए, वृंदावन में है रंगाजी मंदिर। मथुरा में मिलेगा आपको ये रंगाजी मंदिर, मथुरा में। ठीक है दोस्तों। वृंदावन में ना एक मंदिर और आप याद रखना, पागल बाबा मंदिर। पागल बाबा मंदिर ये बड़ा फेमस मंदिर है, तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि पागल बाबा मंदिर कहाँ पर है। दोस्तों वृंदावन में है पागल बाबा मंदिर। क्लियर। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है हैदराबाद। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे है। ये बड़े फेमस क्वेश्चन है, बहुत आता है क्वेश्चन कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद को कैप्चर करने के लिए 17 सितंबर को भारत की जो पुलिस कार्रवाई थी उसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। दोस्तों ऑपरेशन पोलो जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेशन पोलो क्या था। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए जो पुलिस कार्रवाई की गई थी उसका कोड नाम था ऑपरेशन पोलो। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट पूरा। 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 26 से लेके क्वेश्चन संख्या 50 तक हमने डिस्कस किए हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और जल्दी मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ JK पॉइंट।